नमस्कार। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, आरिफ अजाकिया साहब, आज हमारी ये अमजद मिर्ज़ा साहब के साथ तो दूसरी मुलाकात है, आरिफ साहब के साथ पहली मुलाकात है। आज इस कार्यक्रम संवाद में हम अपना जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, वो पूरे वर्ल्ड में सारे लोग जो हैं इस वक्त शॉक्ड हैं टोटली। और करीमा बलोच की जो किलिंग हुई है, जिसको हम मर्डर ही कहेंगे, हालांकि कुछ लोग जो हैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी गूंज जो है, इस किलिंग की गूंज जो है पूरे वर्ल्ड में है। और जो आईएसआई जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपने पांव फैला रही है, और ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर अपनी गाहे बगाए आवाज उठाते हैं, उनको टेरराइज करने के लिए ऐसी किलिंग्स कर रही है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 2 किलिंग की हैं, एक साजिद हुसैन साहब की स्वीडन में, और कनाडा में भी उन्होंने ये किलिंग की है। तो आज हमने मौजू रखा है मर्डर ऑफ करीमा बलोच, आईएसआई फुटप्रिंट्स अक्रॉस वर्ल्ड। अब ये आईएसआई जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लोगों को ही टेरराइज नहीं कर रही, ये पूरे वर्ल्ड में अपने फुटप्रिंट्स को फैला रही है। और ये जो इनका इस वक्त एक टेररिज्म का जो पूरी मदर ऑफ टेररिज्म हम पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3 लेयर्स बन गई हैं। एक तो पाकिस्तान है ही है, दूसरी उसकी आर्मी है, तीसरी उसकी आईएसआई है, और अब एक चौथा जो नया हमने सुना है, डायरेक्टोरेट एस, ये भी। और लोगों का मानना है कि ये जो डायरेक्टोरेट एस ही है वो इस वक्त ये जो किलिंग्स अब्रॉड हो रही हैं उनमें शामिल है। पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ ने एक जो इंटरव्यू दिया था, उसमें तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि भैया जो भी पाकिस्तान के खिलाफ है तो उसकी तो किलिंग आप मोसाद स्टाइल में या सीआईए के स्टाइल में क्यों नहीं करते। तो उसको ही मेरे ख्याल से ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये जो करीमा बलोच की अभी किलिंग की है, ये भी इसी आयाम में आती है। और ये आईएसआई जो है इसका ये पहला वो नहीं है। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल हमारे यहाँ से इंडिया से जो थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में, तो 2013 में यूके में उनके ऊपर एक हमला हुआ था, उनका गला काटने की कोशिश की गई, 4 खालिस्तानी जो थे उसके ऊपर पकड़े गए, और 2018 में उन लोगों को सजा भी हुई। लेकिन स्वीडन में जो हुआ उसकी भी कॉग्निजेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं ली गई है। अब ये जो कनाडा में हुआ है इसको भी एक सुसाइड का मसला बनाया जा रहा है। देखिए, 1 दिसंबर 2 को करीमा जो है वो डिसअपियर हो जाती है, और 20 दिन के बाद उनकी लाश जो है वो तैरती हुई मिलती है। और पुलिस पहले ही मरहले में ये डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पे ये जो है ये सुसाइड है, और जबकि उनके घर वाले कहते हैं कि वो बिल्कुल खुश थी, उनका ऐसा कोई वो था नहीं, उनका मतलब कि कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो सुसाइड करती। तो ऐसे माहौल में जो आप जैसे लोग पाकिस्तान से जो यहाँ पे असाइलम में हैं और वहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते रहते हैं, तो उस बारे में आज ये जो संवाद का हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम यही जानना चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर आके पाकिस्तान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे कराची में हो, चाहे पीओजेके में हो, तो उन लोगों का जो भी नजरिया है, और क्या खौफ का माहौल वहां पे बन गया है, या लोग रीथिंक कर रहे हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स की बात करनी है कि नहीं करनी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने तासुरात हमें बताएं। जी जमाल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने ये मौका और ये मंच फराहम किया है। बात ये है कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है, और वो क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस की शक्ल में अब उनको हॉन्ट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। जगह जगह फौज के और फौजी जर्नैलों के नाम लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो। पीडीएम के जितने भी सियासी पार्टियां उसमें शामिल हैं, उनके तमाम लीडर जो है ये जानते हुए लोग
कि ये कोई बहुत दूध के धुले हुए लीडरशिप नहीं है पीडीएम की, फिर भी वो लेसर इवल के जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से वो पीडीएम के जलसों में जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये डीप स्टेट की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में और सी पैक के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से, जो इकोनॉमिक्स में इनकी जो इंटरफेरेंस है उसको बंद किया है। जीना आराम हो चुका है पाकिस्तान में, महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अदरक जो है, जो एक बुनियादी इंग्रेडिएंट है हर हांडी का या चाय का या गरीब की दवाई है, वो कि जब किसी के पेट में दर्द हो तो वो अदरक का पानी उबाल के उसको पिला देते हैं, वो 1,000 रुपया किलो बिक रही है सब पाकिस्तान। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महकूम कौमियतें हैं उनका इस्तेसाल बहुत तेज हो गया, यानी उनके ह्यूमन रिसोर्सेज और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेसाल बहुत तेज हो गया है। जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड था, यानी कि जो प्रोविंसेस को पैसे देने थे, उसको जो है कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से रिवर्स किया जाए, ताकि सेंटर जो है वो ये तय करे कि प्रोविंसेस को कितने पैसे देने, क्योंकि पैसे ये देना नहीं चाहते, इनके पास पैसे हैं नहीं। इनकी इकॉनमी जो है वो इतनी कोलैप्स हो चुकी है कि इस इकॉनमी में अब मजीद मुनाफा पैदा करने की सकत नहीं रही। लिहाजा ये हाइनाज की तरह जो पाकिस्तान का जिस्म है, मुर्दा जिस्म, उसको नोच रहे हैं, उसमें करप्शन के जरिए जो है वो अब और लूट मार के जरिए जो है ये अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके नतीजे में जो स्ट्रगल्स हैं बलूचिस्तान की आज़ादी की, सिंध की आज़ादी की, ये तहरीकें बहुत तेज हो गई क्योंकि इनका इस्तेसाल बहुत तेज हो गया, लिहाजा इनके ऊपर हमले भी बहुत तेज हो गए। और वो लोग जो बैरून मुल्क निकल आए किसी न किसी तरीके से जान बचा के, और यहाँ पे भी उन्होंने अपना काम जो है वो जारी रखा, अब उनकी टारगेट किलिंग का जो है वो एक के लिए एक बकायदा डीप स्टेट में, आईएसआई में बकायदा एक सेल बनाया गया। और वो सेल जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है, जो अब शेख रशीद के नीचे है, उसके साथ मिलके सोशल मीडिया के जरिए और तरीकों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की हक में आवाज उठा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो करीमा बलोच हैं, इनको कत्ल किया गया है। मैं किसी कीमत पर ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि करीमा बलोच ने खुदकुशी की है, क्योंकि वो इस किस्म की शख्सियत नहीं थी कि वो खुदकुशी करती। वो बड़ी बहादुर, बड़ी दिलेर और बहुत ही आगे तक विजन रखने वाली खातून थी। वो बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी की जनरल थी और इन्होंने हमारे जनरल लेवल का जो एक हमारा साथी था उसको कत्ल किया है। ये खून रायगा नहीं जाएगा, इसकी बड़ी दूर तक रिपरकशंस होंगी और इसका जवाब जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच जो दूसरी तंजीमें हैं वो इसका जवाब देंगी वक्त आने पर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है जमाल भाई। जी जी। अमजद भाई ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि करीमा बलोच की जो मौत है वो एक सुसाइड हो नहीं सकती, ये एक किलिंग है, एक मर्डर है। और अगर हम देखें तो आप सबको मालूम ही होगा कि कनाडा में पाकिस्तान की एक्स आर्मी के जो बहुत से लोग हैं वो उनकी पुलिस में हैं और उनकी अपनी वहां पे एक यूनियन भी है। आप सोचें कि उनकी तादाद वहां पे कितनी होगी कि वहां पे उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई है और पुलिस में उनका काफी दबदबा भी है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो एक्स आर्मी के लोग वहां पे उसमें शामिल हैं तो उनकी वजह से भी ये कनाडा की पुलिस के ऊपर एक दबाव होगा कि वहां
इस करीमा बलोच की जो हमारी शहीद हुई हैं वहां पे, उनकी मौत को एक सुसाइड का रूप दिया जाए। इसके अलावा खालिस्तान का भी आपको मालूम ही है कि आईएसआई के पेरोल पे ही खालिस्तानी सारे के सारे जो हैं वो भी कनाडा में ही सबसे ज्यादा उनका जोर वहीं पे है। हालांकि यूके में भी खालिस्तानियों का काफी जोर है। तो ऐसे माहौल में मैं अब ये जानना चाहूंगा आरिफ अजाकिया साहब से कि आप लगातार, आपके वीडियोस सारी दुनिया में देखे जाते हैं, हिंदुस्तान में भी देखे जाते हैं, पाकिस्तान के भी देखे जाते हैं, और आप पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वहां पे आर्मी की दखल है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में बहुत जोरदार तरीके से बोलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनका इस वक्त क्या रवैया है? देखें, जैसे कि अमजद भाई ने अभी डिटेल में बताया, ये वैसे पाकिस्तान की आर्मी का या आईएसआई का कोई नया काम नहीं है, ये चीजें करते रहते हैं वो। 2008 में एक बलोच प्रोफेसर 11 फ्लोर से स्वीडन में गिर गए। वो स्वीडन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो गिर के मर जाते हैं। 2010 में डॉक्टर इमरान फारूक का लंदन में कत्ल होता है, जिसके डांडे पूरे आईएसआई से मिलते थे। फिर अभी खाली रिसेंट की बात करें तो इस साल साजिद हुसैन को स्वीडन में लाश मिलती है, 2 महीने गायब रहता है बंदा, स्वीडन जैसे मुल्क में। कनाडा में करीमा बलोच का होता है। एम्स्टर्डम में अहमद वकास गोराया को इसके घर के सामने 2 लोग मिलके मारते हैं, लेकिन फिर लोग जमा हो जाते हैं तो भाग जाते हैं वो। और आपके पेरिस में यूनुस खान, आज टीवी के रिपोर्टर हैं, पख्तून हैं, उनके ऊपर हमला होता है पब्लिकली। मजे की बात यह है कि इनमें से किसी की भी इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं हुई इन वेस्टर्न कंट्रीज में। यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये एजेंसियों के जो काम होते हैं बड़े बारीकी से होते हैं, उसमें वो अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ते। करीमा की शहादत एक बहुत बड़ा धचका जरूर है, लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि ये पाकिस्तान आर्मी को एक्सपोज करने की जो तहरीक है मुख्तलिफ जगहों से जो चल रही है वो कमजोर नहीं होगी। और किसी तरह जैसे हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि करीमा की जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो आईएसपीआर के जो बैक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से डिसइंफॉर्मेशन का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया, जैसे कि ये सुसाइड है, जैसे कि रॉ का इसमें हाथ है और इसको इंडिया ने करवाया है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो पर्सपेक्टिव को आगे लाने की कोशिश हो रही है आईएसपीआर के डायस्पोरा से। दूसरा, हम जैसे लोगों को धमकियों के बहुत ज्यादा मैसेजेस आने शुरू हो गए। ये धमकियां भी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डर जाएं और खामोश हो जाएं। उसमें बेशक कुछ लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, खास तौर पे वो जो अपनी जानें बचा के भाग के आए हैं, इधर अजाइलम पे हैं, बेयारो मददगार हैं, लावारिस हैं, वो फिर कुछ लोग डर जाते हैं। अब हमें तो यहाँ पे 30 साल मुझे हो गए जैसे यूरोप में, मैं यहाँ पे एक सेटल लाइफ गुजार रहा हूँ। मेरे लिए, मैं एक सच्चे रास्ते पर हूँ तो मेरे लिए इससे वापसी मुमकिन नहीं। आज पहली बार नहीं हो रहा, 1994 में मैंने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। आज 26वां साल है। मुझे भी कई बार इन्होंने कोशिश की प्यार से, धमकियों से, लालच से, हर तरह से रोकने की। मैं उनको, मेरे पास मीटिंगें करने भी आते थे, मैं उनको एक ही बात कहता था कि मैं पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने को तैयार हूं, पहले आप मुझे कन्विंस तो करें कि आप करेक्ट हैं। आप अगर करेक्ट होंगे तो मैं क्यों आपके खिलाफ चलूंगा? आप मुझे सिर्फ कन्विंस कर दें कि आप करेक्ट हैं, लेकिन मेरे मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदार आप हैं सिर्फ, क्योंकि मेरे मुल्क पर रूल आप करते आए हैं। आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है कि $6 बिलियन चाइना से लिया जा रहा है, जिसकी डिस्कशन चल रही है 14.5% इंटरेस्ट पे। दुनिया की तारीख में आज तक किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क की बैंकों से 14.5% इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं ली। पाकिस्तान का यह हाल है कि कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, कराची म्यूनिसिपैलिटी और पाकिस्तान के नॉन पंजाबी जितने भी एसेट्स हैं वो सब चाइना के हाथों गिरवी रख दिए गए हैं। सिवाय पंजाब के हर चीज इन्होंने गिरवी रखी है, लेकिन पंजाब में सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इनको भी शायद नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए
सुपर पावर्स ने क्रिएट किया था, वो मकासद अब पूरे हो चुके हैं और सुपर पावर अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो पाकिस्तान अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो क्यों ना पंजाब को डेवलप कर दिया जाए और सिंध बलूचिस्तान केपीके को गिरवी रख दिया जाए। तो ये एक पॉलिसी चल रही है जिसके खिलाफ रेजिस्टेंस हम लोग करते रहेंगे। करीमा की शहादत को हम रायगा नहीं जाने देंगे और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी कनाडा को। ये एक पूरी मुहिम है जो जारी है। थैंक यू जाकिर साहब। ललित भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये सवाल मेरा ललित भाई के साथ है कि आपको याद होगा कि शहीद करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राखी भेजी थी और उन्होंने कहा था कि बलोचिस्तान को आजाद करवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्ज बनता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से बलोचिस्तान का मुद्दा उठाया था। और आज ये जो करीमा बलोच की शहादत हुई है, उनका जो कत्ल हुआ है कनाडा में, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत की भी जिम्मेवारी बनती है कि बलोचिस्तान के जो पसमानदा लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जाकिर साहब जैसे, अमजद साहब जैसे, और जो शहीद हो गई करीमा बलोच, तो क्या इनके प्रति उनका कोई फर्ज नहीं बनता भारत सरकार का कि हम भी इनके कंधे से कंधा मिला के, इनके शाना बशाना होके जो ये कत्ल हुआ है कनाडा में। और आप देखते ही हैं कि कनाडा जो है हिंदुस्तान के अंदरूनी जो मसले हैं उनमें लगातार दखल करता रहता है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो हमारे यहाँ पे अगर कोई फार्मर एजिटेशन होती है उसका भी कॉग्निजेंस लेते हैं। तो क्या कनाडा में अगर कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कत्ल होता है तो क्या भारत सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो भी इस कत्ल के लिए अपनी तरफ से जो फोरम है, डिफरेंट वर्ल्ड फोरम्स हैं, उसमें पाकिस्तान और आईएसआई जो हैं वो एक पूरे आतंक का माहौल बना रहे हैं। ये पहले वैसे तो इजराइल को हेट करते हैं लेकिन मोसैड को फॉलो कर रहे हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड ये किलिंग्स कर रहे हैं। तो ललित भाई, इसमें आप बताएं कि आपके क्या, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, इज इट ओके? फ्रेम ठीक है, सब कुछ है, इज ओके? या ओके ओके ओके। आजाद भाई, आपने शुरुआत की मुसाद के साथ कॉपी करने की। आपको बताऊं, अभी रिसेंटली कुछ खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक खुफिया तरीके से टीम गई है इजराइल, और उन्होंने वहां पे इजराइल के साथ अब काम करने की भी शुरुआत हो सकता है, वो किसी तरीके से उनके साथ कोई रिश्ता भी बना लें। तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि मुसाद की तरह वो काम करने लगे हैं। आज की तारीख में मैं मानता हूं, मैं कई बार इस बारे में बोल चुका हूं, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक स्पिनाज एजेंसी आज है, जो कभी CIA को दर्जा दिया जाता था, आज की तारीख में ISI है। ISI के जो इतनी जो एफिशिएंसी है, वो वर्ल्ड वाइड जहां जहां पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो काफी मजबूत है। और उनकी जो ISPR है, वो तो सबसे बड़े लॉबीज, सबसे बड़े नेटवर्किंग करने वाली जो एजेंसी है दुनिया के अंदर आज की तारीख में, प्रोफेशनल लेवल पे जो काम करते हैं, लॉबीज को क्रिएट करते हैं। अमेरिका और UK के अंदर उनके पार्लियामेंटेरियंस को कल्टिवेट करते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि ISPR एक बहुत बड़ी एजेंसी। उसके बारे में जब आप जिक्र करते हैं कि करीमा बलोच का कत्ल होता है, उसके बारे में उसको सुसाइड का दर्जा दिया जाता है और कोई दुनिया में बोल नहीं रहा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो ISI ने तो ये करवाया कत्ल का, इसमें कोई दो शक नहीं। जैसे आरिफ भाई ने अभी जिक्र किया है, डॉक्टर अयूब ने अभी जिक्र किया है कि ISI तो ऐसा कर रही है, जो अपने जो उनके जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलने वाले हैं, पाकिस्तान के जो वहां पे जो बर्बरता, वो जबरदस्ती हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में तो जो खिलाफत करेगा उसको तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान का एक उसूल है। तो उसके बावजूद अगर नहीं करें, क्योंकि उनकी लॉबीज अमेरिका में भी उतनी इंपॉर्टेंट है और आपके इधर इंग्लैंड में भी, वो UK में भी वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी
जो ये आपके जो रेजोल्यूशंस आते हैं पार्लियामेंटेरियंस और जो कांग्रेसमैन की जो रेजोल्यूशंस आते हैं, वो ज्यादा फंडेड होती है आईएसआई डायरेक्टली या आईएसआई के जो प्रॉक्सीज है अमेरिका और यूके में उनके द्वारा होती है। जैसे डॉक्टर फाई है, डॉक्टर फाई अमेरिका में है, वो प्रॉक्सी है आईएसआई का। उसको सजा इसलिए नहीं हुई थी कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, उसको सजा इसलिए हुई थी कि जो उसको पैसा आईएसआई से आ रहा था उसने अमेरिका की सरकार को नहीं बताया था कि उसकी फंडिंग जो है का सोर्स क्या है। नहीं तो उसको इसलिए नहीं उसको सजा हुई कि वो आईएसआई का आदमी है वहां पे। तो इसलिए ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। और स्वीडन, जैसे अभी स्वीडन में ये कर रहे हैं, स्वीडन में भी आईएसआई का बहुत बड़ा जो बेल्जियम सेंट्रिक है, वो बेल्जियम से ऑपरेट होता है। स्वीडन में जो इनके जो ऑपरेशंस है यूरोप में, खासकर इंग्लैंड यूके को छोड़ के, जो बेल्जियम से ऑपरेट होता है, जहां से इनका आईएसआई का जो कश्मीर कमेटी चलती है वहां से चलता है। दुनिया में हर एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान की जहां जहां पे भी एम्बेसीज है, वहां पे एक कश्मीर सेंट्रिक एक डिपार्टमेंट है, वो बेसिकली आईएसआई चलाता है। और उसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान की जितनी भी ताकतों उनको कल्टिवेट करने के लिए। अब जहां तक बलोच की बात होती है, आपने नरेंद्र मोदी के बारे में जिक्र किया। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूं कि जो 1947 में जो कुछ हुआ, जो बंटवारा हुआ, जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर जो बंटवारा हुआ, उस वक्त जो एक हक दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को कि वो हिंदुस्तान के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए, ये एक उनको हक दिया गया था। जम्मू कश्मीर ने तो हिंदुस्तान के साथ खिलाफ किया, देख के वहां पे अभी तक हमारा 70 साल से मुसीबत हुई, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने टू नेशन थ्योरी को दरकिनार कर दिया। बोला ऑफिशियली कि हम उसको नहीं मानते, लेकिन उसके ऊपर दस्तखत किए, और साथ ही में कश्मीर के अंदर टू नेशन थ्योरी बरकरार रखी 370 और 35 के द्वारा। पाकिस्तान फूलता फूलता रहा 70 साल कश्मीर के अंदर, 5 अगस्त 2019 तक। अब उस वक्त जब खान ऑफ कलात, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हिंदुस्तान में नहीं बोला जा रहा, पाकिस्तान में भी इसका ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा। ऑब्वियसली किस कारणों से हो रहा, खान ऑफ कलात हिंदुस्तान आया है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आरिफ साहब और डॉक्टर अमजद अयूब इसके बारे में बोले। खान ऑफ कलात दिल्ली आए थे, अपने पर्सनल हवाई जहाज में आए थे, हिंदुस्तान के साथ इखलाक करना चाहते, लेकिन कहते हैं कि वो जो हिमालयन ब्लंडर्स ऑफ नेहरू एंड कांग्रेस ने किए हैं, उसका वो भी एक हिस्सा था कि उन्होंने उसको इनकार किया कि इतनी दूरी से हम लोग कैसे एक मुल्क का हिस्सा बना सकते हैं, ये जानते हुए कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बावजूद हमने खान ऑफ कलात को हमने इनकार कर दिया, और उस खान ऑफ कलात की इतनी एम्बेरसमेंट हुई थी, खाली एम्बेरसमेंट नहीं थी, ये पूरे बलोच के साथ जो जुल्म गैरत का जो जुल्म हो रहा है, उसकी वजह ये भी एक है, किसी तरह से उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, बलोचिस्तान की खैरियत के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इनकार किया, वो तो यहां से यहां पे आए थे कि यहां पे हिंदुस्तान गले लगाएगा उनको, हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया। तो जाके वो सीधे कहते हैं यहां से जहाज लेके सीधे कराची चले गए, कराची से सीधे रेडियो पाकिस्तान कराची में गए, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम जी पाकिस्तान के साथ इखलाक कर रहे हैं। और ये वो मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमने रेजिस्ट किया। तो जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स है, मैं उनको पाप बोलता हूं, गुनाह किया है हमने। बलूचिस्तान की जो आज हालत है, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि अगर उनकी हालत है, हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी जमहूरियत है दुनिया भर में, हमने साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ता नहीं रखा, इजराइल के साथ रिश्ता रखा। मेरा जो पहला पासपोर्ट था एज अ स्टूडेंट, उसके ऊपर सब इतनी बड़ी स्टैंप लगी थी, नॉट वैलिड फॉर प्रिटोरिया, नॉट वैलिड फॉर इजराइल। हम लोगों ने डेविस कप के मैच गिव अप कर दिए क्योंकि वहां पे इजराइल के साथ मैच होता था। हमने साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे क्योंकि वहां पे जी रेसिज्म, नस्लवाद है वहां पे। लेकिन बलूचिस्तान का हम ख्याल नहीं करते। हम पाकिस्तान के अंदर सिंधियों के बारे में भी नहीं बोलते। हमारे नेशनल गाने में है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमारा सिंध है उसके अंदर। उसके बावजूद सिंध के बारे में यहाँ पे जिक्र करना भी पाप है। सिंधी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी जमीन नहीं है, लेकिन हम लोग सिंध का जिक्र नहीं करते। वहां पे कैसी हालत है, चाहे वो हिंदुओं की हो, वहां पे इतने प्रतिशत, इतने फीसदी 47 में जो हिंदुओं की हालत है, आज की क्या हालत है। सिंध के जो नेशनलिस्ट मुसलमान है, जे सिंध मुंह में तो नेशनल मुसलमान चला रहे हैं, हमारी तरफ से उनको कुछ नहीं जा रहा। मैं समझता हूं कि हमने जो 15 अगस्त जो नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले के ऊपर से बोला था, उसको हमने ऑफिशियली डिक्लेयर करना है। टाइम आ गया है कि आप बलूचिस्तान को एक स्टेटस दे। उनके वहां के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनको वो फ्रीडम दे, उनको हक दे कि वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाए। किस चीज से डर है हमें?
किस चीज से डर है हमें? हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो कुछ करना था उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने हमें बदनाम किया दुनिया भर के अंदर, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में तो हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के बारे में भी बात नहीं करना चाहते, वो मुद्दा खत्म हो गया। जैसे हम पहले बोलते थे टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, अब टेरर की बात होगी, टॉक्स की भी बात नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपनी जो हमारी जो जिम्मेवारी है उसको निभाने के लिए हमें इसको देना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, कोई भी मुल्क दुनिया में जब बनता है, या कोई भी मुल्क दुनिया में आज की तारीख में छोटे से छोटा भी मुल्क कहीं है ना, उसकी एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना? पाकिस्तान इस बुनियाद पे बना नफरत, सुप्रेमेसी और एक्सक्लूसिविटी के ऊपर। भाई हिंदुओं के साथ हमें नहीं रहना, ये जानते हुए कि तुम्हारा इतिहास क्या है। कहां करोगे तो सिंध का इतिहास कैसे दिखाओगे? आप तक्षशिला का इतिहास कैसे दिखाओगे? अब बलोचिस्तान में जो हिंगला माता का मंदिर है उसको कैसे खत्म करोगे? ठीक है, तो वो जो उस अभी तक तो जैसे आरिफ जी ने बताया है कि अभी तक तो वर्ल्ड पावर्स, वेस्टर्न पावर्स, बिकॉज पहले तो कोल्ड वॉर की वजह से हम भुगते, जो हमने वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान को जाना पड़ा, वही कम्युनिस्ट रशिया, पहले कॉलोनियल रशिया था, उसका हिंदुस्तान के द्वारा अरेबियन सी, इंडियन ओशन का रास्ता न खुले। और उसके बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुई, हम लोग तो हिंदुस्तान जो है कोल्ड वॉर को अभी और उससे पहले ग्रेट गेम का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। ये जो बंटवारा जो शुरू हुआ, इसकी इजाद 1920 में पड़ी हुई थी, ग्रेट गेम के द्वारा पड़ी हुई थी कि किसी तरह से हमने पाकिस्तान का ये बनाना है। एटलीस्ट ईस्ट का तो छोड़ दो, ईस्ट पाकिस्तान की तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का इजाद तो ग्रेट गेम के वक्त ही हो गया था कि तो हमने बनाना ही बनाना है। लेकिन हम लोगों की उसके से रिएक्शन क्या है? क्या हम लोग उसके हिस्सेदार बने? जब आप खान अब्दुल गफार खान को, जिसको वो बेचारे जो खान अब्दुल गफार खान के जो अवामी लीग वाले हैं, उनको अभी भी कांग्रेसी बोलते हैं। मुझे कई उन लोगों से मिलने का मौका मिला, उनको तो गद्दार बोलते, कांग्रेसी बोलते हैं उनको। 80-90 के दशक तक उन सब लोगों को, उन पठानों को, उन पश्तूनों को कांग्रेसी बोलते हैं। और याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान ने 1962 या 64 में ये स्टेटमेंट दिया, वेरी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, जिसके बारे में हिंदुस्तान में जिक्र नहीं होता। मैं बार बार वो कांग्रेसियन हिमालयन ब्लंडर्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि वी फॉट फॉर फ्रीडम टुगेदर। ये खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी की आवाज है। कैसे हमने ब्लंडर्स किए, कैसे हमने उन अपने जो हिंदुस्तानी, सनातनी हिंदुस्तानियों को कैसे हमने डिसोन किया। वो खान अब्दुल गफार खान के बारे में क्या बोला? खान अब्दुल गफार की जबानी बोल रहा हूं। वी फॉट फॉर फ्रीडम टुगेदर बट व्हेन इट केम यू अबैंडन्ड अस। ये नेहरू एंड कांग्रेस को बता रहे थे, यू अबैंडन्ड अस टू द मर्सी ऑफ पाक जेलर्स। आधी से ज्यादा जिंदगी 47 के बाद से खान अब्दुल गफार खान ने तो जेल के अंदर, पाकिस्तानी जेलों के अंदर गुजारी। जब वो मरे तो फिर हमने वाहवाही कर दी, भाई फ्रंटियर गांधी मारा गया। तो ये सब हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं, उनको करेक्ट करने का हमारे पास मौका है। कौम पाकिस्तान, जो जिसको अपने आपको पाकिस्तान बोल रहा है, ये कौमों को आपको आजादी दिलानी है। उनको ये उनका ह्यूमन राइट है, और उसके अलावा हमारी एक हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन ऑब्लिगेशन है उनको मदद करने की। तीसरी बात एक और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, ये लोग आपके उस पर देल कर गए, जो बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है, आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके साथ में एक हिंदू भी था जो ओरिजिनल ह्यूमन राइट मूवमेंट शुरू होती है, दिलीप दास। अभी तक उसका मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या कहाँ है। मुझे आरिफ भाई बता पाएंगे, ये कराची के मेयर रह चुके हैं। उनकी माँ कई साल पहले तो जिंदा थे, भगवान करे कि अभी भी जिंदा हो। वो जब भी उस ग्रुप के, वो लंदन ग्रुप हुआ करता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले जो पाकिस्तानी थे, जो वहां पे थोड़े लेफ्ट ओरिएंटेड हो गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम पढ़ाई छोड़ के बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में छोड़। ये 60 और 60 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त उन्होंने पढ़ाई छोड़ के अर्ली 70s लेट 60s के पर वो आ गए पाकिस्तान। और उनमें से ये दिलीप दास तो खैर लंदन नहीं गए थे, लेकिन वो लोग वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गए। और वो खाली उस ग्रुप के अंदर ये नजम सेठी, जो डॉन के एडिटर और बाद में पाकिस्तान के वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी इंटरिम रह चुके हैं, नजम सेठी, दिलीप दास और एक और थे अमजद रशीद शायद है, ये वाले अमजद रशीद नहीं, ये वाले तैमूर रहमान के वालिद हैं, वो डेली टाइम्स के एडिटर भी रहे हैं। मैं नहीं, लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, ये शेख रशीद नहीं जो जोकर है पाकिस्तान का भी होम मिनिस्टर, अहमद रशीद ने काफी उनके बारे में जिक्र किया है, इस ग्रुप के बारे में काफी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन उन तीनों में से सिर्फ दिलीप दास
वो डिसअपेयर हो गए। उनकी माँ तो 10 साल पहले तक, 5-6 साल पहले तक रशीद साहब से पूछती थी हाउ इज माय जॉनी, उनको जॉनी बोलते थे, दिलीप दास को उसकी माँ जॉनी बोलती थी। वो कराची में है, पता नहीं अभी है कि नहीं है, भगवान करे कि अभी जिंदा हो, तो वो उसके बारे याद करती है। लेकिन नजब शरीफ छूट गए और उन्होंने फिर नेचुरली सरकार के साथ बने आने होता पीछे। तो उन्होंने मैंने उनका स्टेटमेंट भी सुना कि हमारे जो फौजी हैं वो तो अल्लाह के वॉरियर्स है, तो वो अपना रुख बदलते रहे विद द सिस्टम विद द स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अफवाह, ये जो प्रोपेगेंडा है कि बलूचिस्तान मूवमेंट को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा। अकबर बुख्ती पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके, जो गवदार पोर्ट का जो डील हुई थी ओमान के साथ, उसी ने करवाया था। कितनी आयरनी है, आज वही गवदार पोर्ट बलूचिस्तान के कंट्रोल, बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट के हाथों से बाहर है, जिसकी डील अकबर बुख्ती ने की थी। और मारा कैसे गया अकबर बुख्ती को आपने गुफा के अंदर, केव के अंदर, बुजुर्ग आदमी 75 साल का आदमी बम्बार्डमेंट करके मारा गया। जैसे तोरा बोरो में अमेरिकन ने बम्बार्डमेंट की थी, उसी प्रकार से उस इलाके में बम्बार्डमेंट की गई जहां पे अकबर बुख्ती को मार दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने करवा दिया। जब वो बोलता है कि हमने अपने हमारे जो एडवर्सरीज है पाकिस्तानी जो है, उनको हमने मुसाद के तरीके से मारना, कैसे करना, वो न्यूट्रलाइज करना, वो उनकी वही तारीख है। जोड़ता हूं उसी के साथ, किसी भी मुल्क की एग्जिस्टेंस के लिए उसकी एक हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, एक तहजीब और सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की नहीं है। और अब जिन लोगों की वजह से वो जिंदा थे, अभी तक पाकिस्तान का वजूद था, उन्होंने भी अपने हाथ धो लिए। तो अभी जो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल इशू है, जब आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नारे सुनते हैं, अब ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जनरल ये इमरान खान आता है, बोलते गो नियाजी गो बैक। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज की तारीख में गिलगित बल्तिस्तान में जब लोग रात का खाना बनाते हैं, अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी ज्यादा बनाते हैं, इस इंतजार में, इस एंटिसिपेशन में कि हिंदुस्तानी फौज उनको आके यहां से पाकिस्तानी दरिंदों से आजाद कराएगी। ये है गिलगित बल्तिस्तान। और सिंध की सिंध मूवमेंट तो आपको मालूम है, जिनके हिंदुओं की हालत क्या है वहां पे, ये तो आपको मालूम है। इसलिए मैं समझता हूं हिंदुस्तान को, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलने वाला मुल्क, अब हमको जो सुपर पावर एस्पायरेशंस है हमारी, साउथ ईस्ट एशिया में हम इतना काम कर रहे हैं, खाली इकोनॉमिक नहीं, हमें दुनिया में जहां जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, खासकर अपने पाकिस्तान में। और ये जरूरी है हिंदुस्तान को, अगर कश्मीर जहां से आजादी लेनी है, तो हमें पाकिस्तान का जो स्टेट, जो अभी उसका वजूद है, उसको डिसिमेट करना पड़ेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसके लिए हमें ओपनली पाकिस्तान के, और साथ में जो मैंने कहा सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन है, जो अवाम है पाकिस्तान की, जो मजलूम अवाम है, उनको आजादी दिला लेने की उनको हमें हक है, वो हमको करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप ठीक करें। और खासकर अभी करीमा बलोच का जो कत्ल हुआ, हमें इसमें सुसाइड का तो हम जिक्र भी नहीं करना चाहिए। करीमा बलोच का कत्ल हुआ, ये मूवमेंट चलनी चाहिए कि करीमा बलोच को हमने उसको इंसाफ दिलाना है। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैंने बोला, ISPR इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉबीज एंड नेटवर्किंग एजेंसी। आपने खुद बोला अभी कई सारे सोशल मीडिया पे उन्हें हैंडल बना रखे हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के रॉ नहीं करवाए। तो हमें इसको काउंटर करना है। काउंटर इस तरह से करना है कि जो है कनाडा की जो सरकार है, जो आज वहां पे बिल्कुल कनाडा के लोग बोलते हैं, कनाडा के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, लोकल लोग हैं, कि हमारा मुल्क है क्या। जब वो देखते हैं कि उनकी मुल्क की जो हालत है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसको फैक्शंस बोलते हैं, इस्लामो फैक्शंस का दोस्त है वो, ऐसा बोलते हैं वो लोग वहां पे पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें इस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्लीज ऐसी आवाज बढ़ाइए, क्योंकि ये करीमा बलोच पहली नहीं है। मैं दुख से कह रहा हूं कि वो ये आखिरी भी नहीं होगी। बलोचिस्तान के अंदर केमिकल वेपनरी यूज होती है, क्यों नहीं हम बोल रहे हैं उसके बारे में। नेपलम बॉम्ब जो वियतनाम के ऊपर गिरा था, पहला बॉम्ब, उसको तो तारीखी इमेज बन गई दुनिया भर में कि भाई नेपलम बॉम्ब पड़ा है, हनोई के अंदर नेपलम बॉम्ब पड़ा था। क्यों हम लोग नहीं बात करते कि बलूचिस्तान के अंदर आम लोगों के लिए वहां पे उनके ऊपर केमिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं। वहां पे सर सेल्स हैं, एक तो सेल होते हैं एलिमिनेट करने का, किडनैपिंग सेल्स हैं ISI की वहां पे बलूचिस्तान के अंदर। वहां पे औरतों को, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है वहां से।
सोडमी की जाती है, बच्चों को जुल्म किया जाता है वहां पे। मैं नहीं समझता हूं कि हमें क्यों नहीं बोलते। हमारे हिंदुस्तान में आप उम्मीद कीजिए कि लेफ्ट लिबरल आप इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि लेफ्ट लिबरल का दिल जलता है किन के लिए? रोहिंग्यास के लिए जलता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के जो इस्लामिस्ट है उनको प्लीज करता है। लेकिन बलोचिस्तान के बारे में कोई यहाँ पे दिया लेके नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान के जो लेफ्ट लिबरल है उनका हमस के लिए, मैं पैलेस्टीनियन की बात नहीं कर रहा हूं, हमस की बात कर रहा हूं मैं। गाजा में जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया पैलेस्टीनियों का, आज से 10 साल पहले मुल्क बन गया होता उनका, अगर ये उसके इन्होंने जो गाजा में जो हमस है उन्होंने उसको जिहादाइज नहीं किया होता पैलेस्टीनियन मूवमेंट। सब कुछ हो रहा था, 2 नेशन पूरा पैक्ट भी होने वाला था, लेकिन उन्होंने जिहादाइजेशन किया। उनका समर्थन करते हैं हिंदुस्तान के लेफ्ट लिबरल, वो उनके लिए मोमबत्ती लेके निकलते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई नहीं बोलेगा, सिंध के लिए कोई नहीं बोलेगा, पश्तूनों के लिए नहीं कोई बोलेगा। मैं समझता हूं कि ये कैंपेन, ये शुरुआत आप कर रहे हैं, चल रही है। हम अपने लेवल पे, अपने दर्जे पे जो भी कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इसका प्रेशर पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जो पॉलिटिकल, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ना सब पॉलिटिकल इमेज जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी है, हम चाहें तो ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे बार बार मैं हिंदुस्तान का अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इसके अंदर, और उसके बाद जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, हमारी सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के अंदर जो मजलूम अवाम है, जो उनकी तरफ ज्यादती हो रही है, उसको उनको हमें आजादी दिलाना है। ये हमारा एक कौमी जिम्मेवारी बन जाती है। बहुत अच्छे तरीके से अंबारदार साहब ने समझाया कि हिंदुस्तान की जिम्मेवारी क्या बनती है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और इसके अलावा पूरी बलोच पब्लिक के साथ वहां पे क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो एक किलिंग फील्ड बन चुका है। पीओजेके में तो वो ओपनली लोग आते हैं और आपके नेशनलिस्ट लोगों को मार के चले जाते हैं। आरिफ शाहिद साहब का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो एक पीओजेके में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चला रहे थे कि पाकिस्तान से उनको आज़ादी चाहिए। पीओजेके की पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है कि जितने भी उनके आसपास के एरियाज हैं उनके रिसोर्सेज को वो लूटें, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओजेके हो, सिंध हो, और सारे का सारा जो है वो एक तबके के लोग जो है वो लेके चले जाते हैं। और अभी फिलहाल तो जो आपका इसको कह सकते हैं आपकी पाकिस्तानी आर्मी ही जो है वो सब कुछ लूट के लेके जा रही। तो ऐसे हालात में जो कुछ आवाजें हमेशा उठती रहती हैं, कहीं यूके में, कहीं ब्रसल्स में, कहीं कुछ, और पाकिस्तान के जो संजीदा लोग हैं जिनमें आरिफ अजाके साहब, डॉक्टर अयूब साहब, शबीर चौधरी साहब, जमील मकसूद साहब, ऐसे नाम हम सुनते रहे। लेकिन ये जो एक टेरर का पूरा माहौल पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की है, एक के बाद एक किलिंग करके, तो इसमें मैं अयूब साहब से पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो एक संजीदा लोग हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखें जी, एक तो है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ, और मैं ऑलरेडी अपने शोज में ये बात कर भी रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट भी दी है कि जितने भी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग हैं, बलोच, सिंधी, पश्तून, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल्ती, इन सब को जो बाहर है डायस्पोरा में, इन सब को एक जैसे कार्टेल होती है ना, पॉलिटिकल कार्टेल या पॉलिटिकल फेडरेशन, एक इनको बनानी चाहिए और उस सारों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म सारों को करना चाहिए, और उसके अंदर एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा जो है उसके अंदर जो है डिमांड नहीं होनी चाहिए कि जी ये सिस्टम चाहिए और वो सिस्टम चाहिए। एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल। इस एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर बलोच की, अगर फर्ज करें बलोचिस्तान में 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बलोचिस्तान की आज़ादी की जदोजहद कर रही हैं, तो वो चारों भी उसमें शामिल की जाए। सिंध में अगर 5-6 हैं तो वो 5-6 भी उसमें शामिल की जाए। एक किस्म की एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अप्रेस्ड नेशंस ऑफ पाकिस्तान टाइप की एक अब फौरी तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कायम करने की जरूरत है, और उसके जरिए ताकि हमारा एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरी दुनिया में फिर हमारा मुद्दा लेके जाए। देखिए ना, इस वक्त
बलोच करीमा बलोच का मुकदमा अलहदा लड़ रहे हैं, सिंधी अलहदा बात कर रहे हैं, हम लोग अलहदा बात कर रहे हैं, तो ये फिर इसी तरह ये बात बिखर जाती है, इसमें पावर नहीं है। पावर उस वक्त आएगी जब हम सब इकट्ठे होंगे, हमारी एक यूनाइटेड फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उसका एक ही पॉइंट होगा, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम वी वांट आफ्टर वी गेट फ्रीडम, दैट इज नॉट एनीबॉडीज कंसर्न, दैट कैन बी डिसाइडेड आफ्टर द लिबरेशन। एट द मोमेंट तो जिंदगी मौत का मसला है ना। एट द मोमेंट ये बैठ के करना कि जी आजादी के बाद हम जो है इस जेल से निकलने के बाद मैं करियाने की दुकान खोलूंगा या मैं सुपरमार्केट खोलूंगा या मैं गैस स्टेशन खोलूंगा, ये बेमानी बात है। इस वक्त तो ये है कि जेल से बाहर कैसे निकला जाए, जेल को तोड़ा कैसे जाए। जाहिर है जब ये फेडरेशन बनती है तो इसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होंगे, इसके अंदर कुछ कंजर्वेटिव होंगे, कुछ लिबरल होंगे, कुछ कैसे होंगे, लेकिन इनकी जो एक कॉमन थ्रेड होगी वो ये है कि ये सारे नेशनलिस्ट हैं, ये सारे पाकिस्तान की गुलामी से आजादी चाहते हैं। लिहाजा ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए। जब ये ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जब जाके बात करती है ब्रसल में या जिनीवा में या वॉशिंगटन में या दिल्ली में या कहीं लंदन में, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पीछे एक पावर के साथ बात कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन उस तमाम मूवमेंट को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें ताकत होगी। ये तो लॉन्ग टर्म हमें फौरी तौर पर इसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि, और जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, तो फंडिंग भी फिर एक उसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, वो फंडिंग उसी को मिलनी चाहिए। और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपस में तय करे अकॉर्डिंगली कि किस ग्रुप को कितना, किस ग्रुप को कितना, किस ग्रुप को कितना, किस ग्रुप को या किस इंडिविजुअल को कितना हमने पैसा इसमें से शेयर करना है, ताकि वो अपना काम जारी रख सके। ये बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अवर स्ट्रगल इज एट द मोमेंट टॉप एजेंट, शुड बी अवर टॉप एजेंट। सेकेंडली, देखिए मार्च में यूएनएचआरसी का सेशन फिर होने जा रहा है, और हम सबको ये टारगेट करना चाहिए कि चाहे हम अपने जेब से खर्च करें, चाहे कोई एनजीओ से अपील करें कि वो हमें स्पॉन्सर करे या हमें एक्रेडिटेशन लेके दे या हमारे होटल का बंदोबस्त करे या जो भी करे, लॉजिस्टिक्स वगैरह का, हम सबको जिनेवा पहुंचना चाहिए। जितने भी लोग हम डायस्पोरा में रह रहे हैं, हम सबको मार्च में जिनेवा में होना चाहिए और ब्रोकन चेयर के सामने हमें जबरदस्त मुजाहरा करना चाहिए। हमें अपनी तमाम इंटरवेंशंस को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि हमारी रिपीटिशन ना हो। मिसाल के तौर पर आज जाकिया साहब वहां जाते हैं और वो बात करते हैं करीमा बलोच के ऊपर और सिर्फ एक ही नुक्ते पे बात करते हैं, फिर मेरी बारी आती है, दूसरे दिन मैं आता हूं, मैं भी वही बात रिपीट करता हूं, तो वो ठीक नहीं है। हमें आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि आरिफ जाकिया आपने ये बात करनी है, अमजद तुमने ये बात करनी है, जमील मकसूद तुमने इस मौजू पे बात करनी है, डॉक्टर हदायत भुट्टो हैं सिंध के, आपने इस मुद्दे पे बात, ताकि हम एक टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड एक इफेक्टिव स्ट्राइक करें वहां जाके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, बजाय आए बाइशाएं करने की। और हमें ये मौका लेना चाहिए कि मार्च में जब हम सब जिनीवा में इकट्ठे होते हैं तो हम एक ग्रैंड मीटिंग करें, आपस में ग्रैंड मीटिंग करें, और उस ग्रैंड मीटिंग के अंदर हम ये फैसला करें कि हमने अपने आगे की स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। देखें, ये अगर मैं ये समझू ना कि अमजद अयूब मिर्जा जो है वो जर्नैल भी है, वो सिपाही भी है, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है, वो वन मैन शो है, तो ये इस तरह से ये काम नहीं चलते। ये एक आदमी के या एक ऑर्गेनाइजेशन इवन के का काम नहीं है, ये एक बड़ा टास्क है। और जैसे अंबरदार साहब कह रहे थे कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया नहीं करेगा, कोई दुनिया का मुल्क नहीं करेगा जब तक कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी, यानी फाइटिंग क्रेडिबिलिटी तो है, हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हर चीज मौजूद है कि जी ये जुल्म हो रहा है, लेकिन क्या हमारे अंदर फाइटिंग कैपेसिटी है? आर वी रिलायबल? आर वी टुगेदर? आर वी strong enough that if someone helps us we can make a breakthrough? सवाल तो ये आएगा ना कि भाई इनके सारा कुछ तैयार है, जैसे
हम हांडी पकाते हैं, फर्क है भिंडी पका रहे हैं तो हमने भिंडी धो के काट भी ली, टमाटर भी काट के डाल दिए, प्याज भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि जी नीचे आग नहीं है, तो वो आग तब ही उसका फायदा होगा कि ये सारा कुछ जो भिंडी की हांडी भुजिया बना रहे हैं उसके अंदर मौजूद हो। तो अभी तो भिंडी कहीं पड़ी हुई है, टमाटर कहीं है, प्याज कहीं है, तो पहले ये चीजें तो इकट्ठी हो ना, तो फिर आग नीचे से चूल्हा जलाने के लिए फिर आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है। बांग्लादेश कभी भी ना बनता अगर बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग है उसने 6 नकात की बुनियाद पे वहां पे इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी ना की होती, वहां मुक्ति बहनी ना होते, वहां पे इस किस्म का जेनोसाइड जो शुरू किया था पाकिस्तान ने, उसका मुकाबला वहां की महिलाओं ने ना किया होता बंदूक उठा के, तो इंडिया कभी भी उसके वहां पे जाके उनको ना बचाता। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग, और फिर ये बात ध्यान में रखें, हमने अभी रेडियो हिमालय शुरू किया दोबारा। अब बात यह कि ये जंग हमने सिर्फ इस तरह से नहीं जीतनी कि टेरिटोरियल जंग जीतनी है, हमने ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी जंग जीतनी है, हमने नैरेटिव की भी जंग जीतनी है। इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया है, उसको सीधा करने में बड़ा टाइम लगता है। मैं जब खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे लोग मैसेज देते हैं, कहते हैं जी ये आपको रॉ की फंडिंग है। और भाई रॉ की फंडिंग है, ये मैं बैठा हूँ रॉ की फंडिंग है, आप क्यों रॉ को बदनाम कर रहे हैं कि जो लोग मेरा घर देखेंगे आके, मेरे पास तो कार भी नहीं है, तो वो कहेंगे कि यार ये रॉ के एजेंटों को कार तक लेके दे सकते। यानी सोचने की बात है। तो जैसे अंबरदार भाई कह रहे थे कि ये जो प्रोपेगेंडा है रॉ का कि जी हाथ है करीमा के कत्ल के पीछे, सुसाइड है, इसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए। और हमारी बात ये है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, हमारी जान छोड़ो, पंजाब के ऊपर लगा लो पाकिस्तान का झंडा। POJ के गिलगित बल्तिस्तान does not want to live with you, your Sindh does not want to live with you, KP does not want to live with you, Balochistan does not want to live with you. We want a divorce, simple as that. यार ये कोई इंसाफ है कि हम नहीं रहना चाहते, हमें जबरदस्ती वो रखने और गुलाम बना के रखा हुआ। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान का फौरी तौर के ऊपर जो है वो डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसको बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर, और गवर्नमेंट इन एग्जाइल होनी चाहिए उनकी, वहां पे उसको करना चाहिए जैसे तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई है इसी तरह से। और उसके अलावा हमें जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज हैं इनको बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये सब ISI का काम कर रही हैं, ये कोई वहां पे डिप्लोमेटिक काम नहीं चल रहा, ये टेररिज्म के अड्डे हैं। पाकिस्तान के तमाम जो ये एम्बेसीज हैं इनके जरिए ISI फंडिंग करती है मस्जिदों में। और फिर जब आप लंदन में देखते हैं ना कि 2000 आदमी जो है वो कोचों पे बैठ के आ गया है, तो वो सारा ISI का पैसा थ्रू मॉस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है टू लोकल मॉस्क और थ्रू दिस हाई कमीशन और एम्बेसीज, और फिर वो कोचें आती हैं और फिर वो जुलूस निकलता है और लगता है कि पता नहीं जनाब हिंदुस्तान तो आज गया। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें कल्चरल नैरेटिव की लड़ाई भी लड़नी है, हमें टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन वो अलग-अलग नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जनरल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। क्या अफगानिस्तान में जो रूस को निकाला, बेशक मैं खिलाफ था उसके, क्या नाम है, ये जो इन्होंने जंग की है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड CIA स्पॉन्सर्ड, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तमाम जहादी तंजीमों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फंडिंग दी और फिर वो फंडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट की। इसी तरह कोई भी आप देख लें, कोई भी जो है वो कश्मीर को देख लें ना, कश्मीर में भी इनकी ये स्ट्रेटेजी रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब इन्होंने बनाई है, द रेजिस्टेंस पता नहीं फोर्स के मूवमेंट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनों को इकट्ठा करते हैं। तो हमें भी इनसे चलो सबक, दुश्मन से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। मैंने कहा सबक दुश्मन से भी ले सकते हैं। हाँ, दुश्मन का भी आप देखें ना, दुश्मन ने हमसे सबक लिया ना, हम पहले इसी तरह थे, हमने भी तो पहले इसी तरह किया। तो अब ये है कि हमें ये लॉन्ग टर्म में हमें ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट टर्म में भी शुड टारगेट दिस मार्च को हमें टारगेट करना चाहिए। थैंक यू अयूब साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि हम
सभी लोग जो हैं जो पाकिस्तान के मारे हुए हैं, चाहे वो बलोची हैं, सिंधी हैं, या इवन लाहौर वाले भी हैं। हमारे अजाकिया साहब तो मेरे ख्याल से लाहौर में मेयर रहे हैं, तो कराची में। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों को इकट्ठे होके ये बात करनी चाहिए। और अजाकिया साहब का मैंने एक यूट्यूब में देखा था कि जेनीवा में जो पाकिस्तान की आईएसआई अपना वो लेके आती है एक पूरा जत्था जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वहां पे आके, वो उसमें 100 के करीब लोग होते हैं जो उनके खिलाफ, जो उनकी सच्चाई को वहां पे बताना चाहते हैं। वो बहुत लिमिटेड से लोग होते हैं और बहुत सारे सेशंस में कोई रिप्रेजेंटेटिव, कई बार रिप्रेजेंटेटिव ही कोई नहीं होता जो पाकिस्तान की बात को वहां पे कंटेस्ट कर सके। उनका इस वक्त जो चल रहा है गलबा कि वो जहां पे भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलानी है उसमें आईएसआई ने महारत हासिल कर रखी है। जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनको भी डरा रहे हैं, किलिंग्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करीमा बलोच की किलिंग्स और जो साजिद की किलिंग है उसके लिए भी हमें उनका फॉलोअप प्रॉपरली करना चाहिए। और जितने भी एंटी सोशल ग्रुप्स हैं कहीं पे भी वो हों, वो उनको इकट्ठा करके एक टेररिस्ट तंजीम का ही उसका बना रहे हैं। आप देखेंगे यूके में इंडिया की एम्बेसी के ऊपर ये जो उन्होंने हमला किया लास्ट ईयर, 15 अगस्त होगा तो तब भी वो हिंदुस्तान का जो भी सेलिब्रेशन होगा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अयूब साहब से पहले अगर तो 2 मिनट की बात है, फिर अयूब साहब। एक छोटी सी बात वो ये कि मैं भूल गया ये कहना कि हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बोर्ड से पाकिस्तान को निकाला जाए। एक टेररिस्ट स्टेट है, उसको कैसे इन्होंने वहां रखा है, इसको निकाला जाए वहां से। बस, थैंक यू, ये एक पॉइंट। तो अभी मैं आरिफ अजाकी साहब से कहूंगा कि वो अपने फाइनल रिमार्क्स अगर कुछ देना चाहें तो। देखें, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ललित भाई और अमजद भाई की बातों से एक चीज हमें जहन में रखनी होगी कि ये जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी में सॉरी टू से पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है, क्योंकि भारत एक डिफेंसिव डिप्लोमेसी, डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी चलाता है, पाकिस्तान एक फेक और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चलाता है। अभी आपने देखा होगा एक आया था रिपोर्ट EU डिसइंफो लैब। EU डिसइंफो लैब में इन्होंने टारगेट किया है भारत को कि भारत डिसइंफो फैलाता है और भारत के पेरोल पे कुछ लोग काम करते हैं। उन लोगों की तस्वीरें और नाम दिए गए थे जिसमें करीमा का भी नाम था। तो हम इसको ये समझते हैं कि ये एक टारगेट किलिंग लिस्ट थी जो इस एनजीओ के जरिए निकाली गई ताकि जो आईएसआई के जो इंटरनेशनली फैले हुए टेररिस्ट हैं उनको ये लिस्ट दे दी गई है एक तरह से कि भाई ये लोग हैं जिनको तुम लोगों ने मारना है। ये सारे वो लोग हैं EU डिसइंफो लैब में जो कई सालों से पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स इश्यूज को पूरी दुनिया में उजागर करते हैं। और ये अमजद भाई भी जानते हैं कि हम जिनीवा जाते हैं तो किस तरह रहते हैं, सस्ते होटलों में, हॉस्टलों में, और जो आईएसआई बैक्ड पाकिस्तान के कश्मीरी आते हैं वो 5 स्टार होटलों में रहते हैं। तो अगर हमें बैकिंग होती ना तो हम लोगों ने तो कब का पाकिस्तान का तिया पांचा कर देना था। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली अपने बेस पे, ये लोग जितने भी नाम हैं EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में, वो सब अपने बल पे, अपना पेट काट के, अपने खर्चे पे और रिस्क लेके हम जाते हैं लावारिसों की तरह, जिन्हें में हम इजी टारगेट होते हैं। हाँ, आपने अभी जिक्र किया था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको टारगेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये तो आपने दूर की बात की। 2017 में इसी बाजवा ने ये कहा था कि जो लोग पाकिस्तान फौज को बाहर बैठ के गालियां दे रहे हैं वो इस गलती में ना रहे कि हम उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्या करेंगे। ये बाजवा का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो जब आपके आर्मी चीफ, जो कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन ऑफ पाकिस्तान है, वो खुल के धमकियां दे रहा है, ये तो हो गई करीमा बलोच के पीछे कोई दो राय नहीं है कि किसका हाथ है। करीमा बलोच को शहीद किया है आईएसआई ने। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं।
अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी ये चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा, ललित भाई ने जैसे कहा कि खान ऑफ कल्लात आए थे दिल्ली और उन्होंने बलूचिस्तान एक्सेशन की कोशिश की और फिर नहीं हुआ तो वो वापस जाकर उन्होंने रेडियो पे ऐलान किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी करेक्शन चाहूंगा कि खान दाऊद उन्हीं खान ऑफ कल्लात के 1948 में जो बेटे हैं वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरे वालिद, जो कि उस वक्त बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी थी, तो मुख्तलिफ कबीलों के हेड थे खान ऑफ कल्लात, जिनकी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बलूचिस्तान, जिसको इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कल्लात कहा गया था, जिसकी एम्बेसी कराची में 1947 11 अगस्त को बनाई गई थी। और कायदे आजम जो कि खान ऑफ कल्लात के वकील थे 47 से पहले, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने छुरा मारा है बलोचों के पीठ में जब इन्होंने खान ऑफ कल्लात को ये कहा कि तुम पाकिस्तान को ज्वाइन करो। उन्होंने रेजिस्ट किया 1 साल तक। 1948 में ये आसानी से कोई रेडियो पे आके ऐलान नहीं हुआ। 1948 में बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी ने इन्वेजन किया है कल्लात में, और खान दाऊद, करंट खान ऑफ कल्लात ने ये बयान दिया है कि मेरे वालिद के माथे पे बंदूक रखी गई थी और गन पॉइंट पे एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई है। अब आ जाता है सवाल ललित भाई का कि आजादी के लिए, जैसे ललित भाई ने कहा कि दिल्ली में एम्बेसी खोलनी चाहिए। मैं हैरान होता हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, पोटेंशियल ताकत है इंडिया। हिस्ट्री है, हजारों साल से इन्वेडर्स क्यों इधर आते थे? इसलिए आते थे कि ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप एजुकेशन के हवाले से देखें तो पहली यूनिवर्सिटियां आपको नालंदा और टैक्सिला और सब हिंदुस्तान में मिलेंगी। ये इंडिया का पोटेंशियल था कि इसको तो शुरू से सुपर पावर होना चाहिए। ये कैसी सुपर पावर है कि पाकिस्तान इंडिया का एक इलाका है, जूनागढ़ लीगल इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। रेफरेंडम हुआ था बाकायदा, उसका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लास्ट वीक कराची में नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मणिपुर की रियासत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नागालैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिस्तान, क्योंकि सिखों को कोई मसला नहीं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है, उसकी बेसिस परसिक्यूशन होती है, उसकी बेसिस किसी कौम के खिलाफ एक चीजें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में सिखों को कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, वो फॉरेन सर्विस, आर्मी हर जगह टॉप पे हैं। लेकिन पाकिस्तान में खालिस्तान जिंदाबाद है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तो इंडिया की नॉन एग्जिस्टेंट मूवमेंट्स को खुल के चला रहा है। कश्मीर जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, महाराजा हरे सिंह और मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ। पाकिस्तान कह रहा है हम इसकी हर तरह से मदद करेंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत को चाहिए कि खोले एम्बेसी बलूचिस्तान की, सिंधु देश की, अपनी असेंबली में पीओजेके के नुमाइंदों को भेजे, केपीके की, पख्तूनिस्तान की एम्बेसी खोले। और अमजद भाई ने जैसे कहा कि फाइटिंग कैपेबिलिटी शो नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब देखें, बांग्लादेश लाख लड़ता रहता, जब तक इंडिया नहीं आया था बांग्लादेश नहीं बनना था। अगर इंडिया ना आता बीच में बांग्लादेश नहीं बनना था। इन्होंने मरना था, बेचारे मर रहे थे। 1 मिलियन बंगालियों का कत्ल हो चुका था, 4 लाख बंगाली औरतों का रेप हो चुका था। अगर इंडिया ने इंटरवीन ना किया होता तो भाई साहब यहां भी यही हाल है कि 1971 में 93,000 फौजी भारत के पास पाकिस्तान के कैदी थे, पतलू ने उतार के बैठे हुए थे। लेकिन शिमला में आके इंदिरा गांधी जी पता नहीं क्या उनको हो गया कि भुट्टो के आगे ढेर हो गई। फौजी भी दे दिए, जो इलाके कब्जा किया था इंडिया ने वो भी वापस कर दिए। तो आप जीतने की पोजीशन में थी, टेबल पे आके हार गई। और फिर वो जो 93,000 फौजी आजाद किए गए, वो फखर से पाकिस्तान जाते हैं और क्या करते हैं? बलूचिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट करते हैं, बलूचिस्तान पे हमला करते हैं, बलोचों का जेनोसाइड शुरू करते हैं। क्या ये भारत की गलती नहीं है
कि रोका नहीं पाकिस्तान को कि तुम एक और बांग्लादेश बनाने जा रहे हो, तुम एक और जगह वापस तुम वही चीज कर रहे हो। बलोचों को भाग के अफगानिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। तो ये भारत की पिछली सरकारों की गलतियां हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही हैं। आखिरी पॉइंट मैं दूंगा अमजद भाई का पॉइंट जो कि जिनीवा का है। अमजद भाई को याद होगा कि अमजद भाई ने एक प्रोटेस्ट किया था इस साल मार्च में जिनीवा में। किसी को नहीं पता था कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जब अमजद भाई का प्रोटेस्ट हुआ तो मैं भी जाके खड़ा हुआ था उस प्रोटेस्ट में। माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान के लिए वो प्रोटेस्ट था। सिंधी भी आके खड़े हो गए, पीओजे के कश्मीरी भी आके खड़े हो गए। तो अमजद भाई गवाह हैं कि जिनीवा में जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें पाकिस्तान के सारी ऑपरेस नेशंस आके खड़ी होती हैं। लेकिन अगेन जब तक भारत आके सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग इंडिविजुअली करें या यूनाइटेड करें, हमारे जितने प्रोटेस्ट होते हैं जिनीवा में ऑपरेस नेशंस ऑफ पाकिस्तान के, उसमें सारे मिलके ही कर रहे होते हैं। बलोच भी होते हैं, पख्तून भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, कश्मीरी भी होते हैं जो पीओजे के से हैं, मिलके कर रहे होते हैं। अंदर भी स्पीचेस होती हैं, सब पाकिस्तान के उसको टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक 220 मिलियन पीपल का रिसोर्सफुल कंट्री है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सिंध, बलूचिस्तान और केपी के भरे पड़े हैं रिसोर्सेज से, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन होकर पाकिस्तान आर्मी की जेबों में जाता है। अगर ये वही इलाका है ना, हिंदुस्तान का इलाका है पाकिस्तान, ये रिच कंट्री है, लेकिन इसके रिसोर्सेज को इतना बेदर्दी से लूटा जा रहा है, तो उसका आप मुकाबला कैसे करोगे? हम जैसे लोग इंडिविजुअली कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यूनाइटेड भी होकर हम नहीं मुकाबला कर सकते जब तक भारत इस तरह हम लोगों की मदद नहीं करेगा जिस तरह पाकिस्तान, खालिस्तान, कश्मीर और इन लोगों की मदद कर रहा है। जिस दिन भारत ने यह फैसला कर लिया तो बहुत हो गया, ये हमारे भारतीय शहरी हैं जो कि सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, ये भारत का हिस्सा थे, इनका डीएनए इंडियन है और ये हमारे लोग हैं। इनके पुरखों की गलतियां थी जिसकी वजह से ये देश बना। अब बहुत हो गया इनके ऊपर जुल्म। अब हम ये मोरली भारत की ड्यूटी है कि वो आए। इस सिलसिले में एक छोटा सा पॉइंट मैं लूंगा कि कुछ भारतीय लोग कह रहे हैं कि हमने बंगालियों पे एहसान किया, बंगालियों को आजाद कराया, तो आज बंगाली वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं। ये वो देखे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इज नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनली। अब वहां पे एक्सट्रीमिज्म का इजाफा हुआ है। एक गवर्नमेंट जैसे इंडिया में अभी सिर्फ 6 साल पहले आई है, इससे पहले तो अपीसमेंट की गवर्नमेंट थी। तो यही हाल बांग्लादेश का था कि वहां पे आईएसआई की गवर्नमेंट होती थी शेख हसीना वाजिद से पहले। शेख हसीना वाजिद आई हैं, इन्होंने इकोनॉमी को डेवलप किया है, इन्होंने स्ट्रांगली इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। अभी लास्ट मंथ इतनी बड़ी डील हुई है इंडिया के साथ, फ्री ट्रेड डील। इन्होंने अपने सेक्युलरिज्म को सिक्योर किया है, इन्होंने जमातियों को फांसियां दी, इन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप की। गिव हर टाइम। आज आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश वो कर रहा है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान कर रहा है, वरना ईस्ट पाकिस्तान भी यही कर रहा होता है इंडिया के साथ। आज आजाद करा के आपने अपने बराबर में एक फ्रेंडली लोगों को तो बुलाया है जिसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। तो इसी तरह आपका ये बाजू बनेंगे, सिंधु देश, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान, ये आपके बाजू बनेंगे। अफगानिस्तान में दुनिया की हर ताकत आई तबाही लेने के लिए। रशिया आया, अमेरिका आया, पाकिस्तान आया, अरब्स आए, तुर्क आए, चेचेन आए, सब इन अफगानिस्तान में बर्बादियां करने आए। सिर्फ एक कौम, एक देश आया जो अफगानिस्तान को रीबिल्ड कर रहा है, वो है भारत, जो अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जो अफगान सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग कर रहा है, पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे लोन दे रहा है और एड भी दे रहा है। ये एक भारत है, उस अफगानिस्तान को डेवलप कर रहा है जहां से इन्वेडर्स ने आ के 17 बार तो खाली सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है। तो आज ये भारत का बड़ापन है कि उस अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, तो हमारी भी मदद करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से कि हमें बचाएं।
थैंक यू आरिफ साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भारत का रोल बनता है कि वो एक बड़ा भाई है, और ये जो छोटे छोटे मुल्क पाकिस्तान ने जिनके ऊपर कब्जा किया हो, उनका फर्ज बनता है कि वो आए, उनको छुड़वाएं, और वो जो उनकी ज्यादतियां वहां पे सह रहे हैं उससे उनको बचाएं। बांग्लादेश की भी आपने जो एक यहाँ पे वो रखी कि बांग्लादेश में वो हालात नहीं है जो पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है। वो 71 में जो इंडिया ने उनकी मदद की, और उसके बाद थोड़ी सी कंप्लेसेंसी हो सकता है भारत से भी हुई हो कि जो वहां पे चेंज आई रिजीम में, उसके बाद जो उनको रोल प्ले करना था शायद उसमें वो कंप्लेसेंट हो गए। लेकिन पिछले दिनों में जो सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में आई है, आपने भी कहा कि 6 सालों में जो सरकार आई उसका रुख कुछ दूसरा है। पहले अपीसमेंट की पॉलिसी थी, आज सबको, सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पे लगातार होती है। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान ने जब पुलवामा करवाया तो उसका जवाब बालाकोट में दिया गया। जब उड़ी में हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई। तो भारत की पॉलिसी भी कुछ हद तक आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आ रही हैं, लेकिन चेंज आ रही है। और भारत में इसमें सभी लोग हम कहते हैं कि इस वक्त ये नया भारत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी सजेशंस हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो भारत सरकार उसके ऊपर जरूर गौर करे। और जो पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में इस वक्त आतंक मचाया हुआ है उसको कंटेन करने के लिए पाकिस्तान के टुकड़े जो हैं वो करने जरूरी है। वहां पे अगर फ्रेंडली नेशंस 3-4 कंट्रीज बनती हैं तो वो भारत की ही फायदे की बात होगी, इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। अभी मैं ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि 1 घंटा हो गया हमें, तो 10 मिनट में अपनी बात कहें, और इसके बाद अगर किसी ने कुछ कहना होगा तो वो 2-2 मिनट मैं सभी के लिए निकालूंगा उसमें। तो ललित भाई। सबसे पहले तो मैं आरिफ अजाकिया साहब को ये बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने बलूचिस्तान के खानब कनात के बारे में बोला, मैं देखिए हमारे हिंदुस्तान में ये भी नहीं बताया जाता कि हमारा 1947 क्यों हुआ, बंटवारा क्यों हुआ। मैं उस इंफॉर्मेशन जो मैंने अपनी तरफ से गैदर किया, जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी थी बलूचिस्तान के बारे में जानने की, मेरे जो कॉग्निसेंस में ये आया कि ऐसा हुआ था। तो मैंने नोट कर लिया, तो मैं इसको फर्दर फॉलो अप करूंगा। लेकिन ये तो हकीकत है कि बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी के साथ पाकिस्तान के साथ एलाप नहीं किया, ये हम सब मानते हैं। सिर्फ ये है कि उसके क्या वो खाना खा दिल्ली आए थे कि नहीं आए थे, क्या वो ये भी जरूरी ये भी मानते हैं कि वहां पे हमला भी हुआ था, क्या वो सब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगी। जब वो कलात के खान दिल्ली में थे उस वक्त पाकिस्तान ने वहां पे फौजियों ने वहां पे बलूचिस्तान के अंदर हमला कर दिया, इस वजह से प्रेशर पड़ा। जो भी है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनको हमने सामने लाना है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये एक पॉइंट लाया है, इसको मैं आगे कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं स्टडी करूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये आपने बताया। दूसरी बात, आप जब बात करते हैं आजाद भाई, आपने अभी कुछ लोगों के नाम लिए, बहुत सारे लोग, भाई ये सब लोग हैं जो मकबूजा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की तरफ से कुछ लोगों का नाम भी लिया आपने। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा मोटिवेट भी हो रहा हूं, क्योंकि आरिफ भाई ने बोला कि जो आज पाकिस्तानी है उनके उनकी जो पुश्तें थी जो 47 के टाइम जिन्होंने 90% हिंदुस्तान में पैदा हुए मुसलमानों ने जो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के नाम पे वोट दिया था, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंच रही है, हिंदुस्तान की भी हो रही है। और जिन लोगों ने उस वक्त वो पाकिस्तान की हामी भरी थी, उनकी औलादें उनकी जो आज की पुश्तें उसको भुगत रही हैं। तो ये भी मानना पड़े। उससे मैं थोड़ा मोटिवेट भी हो रहा हूँ ये बताने के लिए। कुछ नाम आपने लिए, जिन कुछ नामों से मैं वाकिफ भी हूँ, जो लोग जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पैदा करने वाले लोग थे, लेकिन बाद में शायद वो भी उसी आईएसआई के सोर्स से आए थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन, रविंद्र माथुरे का किडनैपिंग और किलिंग करते हैं लंदन के अंदर। उस वक्त कश्मीरी मुसलमान नहीं था वहां पे वो मीरपुर के और मकबूजा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था वहां पे ऑपरेट तब होता था, वो लोग इन्वॉल्व थे। तो कुछ वो लोगों में से जब उनको एहसास हो गया कि अब वो, क्योंकि आईएसआई की यही मुहिम होती है,
जहां पे भी जहाद की वैसे पैरासिटिकल मूवमेंट होती है। ये एक तबके को खड़ा करते हैं, एक ग्रुप को खड़ा करते हैं, जब उनको लगता है कि इसका काम खत्म हो गया तब दूसरे को खड़ा करते हैं। कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो 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 काडर था, जहादी थे, उनको ये हिजबुल मुजाहिदीन ने ज्यादा मारा बजाय इसके कि हिंदुस्तानी फौजियों ने, क्योंकि JKLF का रोल तब तक खत्म हो चुका था ISI के लिए, तब उन्होंने बाद में हिजबुल मुजाहिदीन को क्रिएट किया। इसलिए हमको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जो लोग इस मुहिम के, क्योंकि इनकी जो मुहिम है, ये लोग जो अपनी जान हथेली लेके चाहे डॉक्टर अयूब हो, चाहे आरिफ अजाकिया हो, ये मैं समझ सकता हूं कि इनको कितना खतरा हो सकता है। और ये अगर कनाडा जैसी जगह में ये करीमा बलोच के साथ ऐसा गुजर सकता है, तो मैं इनसे अपील भी करूंगा कि अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत का खुद ख्याल रखें और ध्यान रखें, क्योंकि जो ISI है फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे बोला, पाकिस्तान के लिए भी एग्जिस्टेंशियल इशू है ये, तो आप उसका ध्यान रखें। इसलिए आपको जिन लोगों के साथ आप मिले, ये लोग मिले, एक जिनेवा में जैसे कोशिश कर रहे हैं मिलने की, ध्यान रखें उसके अंदर ISI की इन्फिल्ट्रेशन ना हो। तीसरी बात, जब आप हिंदुस्तान की जो एडवर्सरियल, जो आपकी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हकीकत है पिछले 40 साल से सर, पिछले 1947 से लेकर आज तक हमारी हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, वो 99% इट हैज बीन पाकिस्तान सेंट्रिक। हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो पाकिस्तान डेस्क है, सबसे इंपॉर्टेंट डेस्क है वो, और उनको कौन चलाता था? जो हमारी वो इट वाज एन इंटरेक्शन बिटवीन दोज लेफ्ट लिबरल जो सिविल सर्वेंट्स एंड मुस्लिम अपीजिंग लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 47 के बाद से यही पॉलिटिक्स चली है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी भी तरीके से अपीज किया जाए, जो हिंदुस्तान के इस्लामिस्ट मुसलमान है, वो सोचते रहे कि पाकिस्तान के को हम अपीज करेंगे, पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, पाकिस्तान के रिश्ता बढ़ाएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट मुसलमान है उनको हम उनका दिल जीत पाएंगे। जैसे कश्मीर के अंदर हमने इस्लामाबाद इसलिए बरकरार रखना, टू नेशन थ्योरी इसलिए बरकरार रखनी है ताकि जो कश्मीर का शेख अब्दुल्ला परिवार है, उसके साथ जो कश्मीर के मुसलमान है, कश्मीर के इस्लामिस्ट है, वो हिंदुस्तान का किसी तरह से हम जीत पाए। तो ये मुहिम सर, उसको बदलने के लिए वक्त लगेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आगरा में हिंदुस्तान ने, बीजेपी की सरकार ने, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनको मैं जानता हूं जब वो जिंदा थे, मैं उस वक्त में कहता हूं, इवन आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो तारीखी बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड से पाकिस्तान और कश्मीर को सबसे ज्यादा समझते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो भी फिसल गए। आगरा के अंदर कश्मीर के ऊपर हमने बिल्कुल दस्तखत कर दिए थे सर, मुशर्रफ को हमने दान में दे दिया था कश्मीर, बट फॉर वन ब्यूरोक्रेट जिसने रात को वो इस स्टेटमेंट देखा, जो जिसके ऊपर सुबह दस्तखत होने वाले थे, जिसके बारे में मुशर्रफ ने अपनी बायोग्राफी में जिक्र भी किया है। उसको तो दुख हो गया कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं, और उनकी उनकी जो अभी तो 6 साल ही हो गए इस सरकार को, उनको भी हमें सर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस करनी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान सेंट्रिक हमारी हमेशा रही है। जहां तक पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की हर एम्बेसी ISI चलाती है। आपको अगर याद होगा, कसूरी दिल्ली में आए थे, पाकिस्तान हाई कमीशन में थे, अर्नब गोस्वामी उनका इंटरव्यू लेने गए थे। जब इंटरव्यू में वो ISI वालों के जो वो फौजी नहीं थे, कोई फर्स्ट सेक्रेटरी अटैची है, कोई फर्स्ट सेक्रेटरी है, कोई सेकंड से थर्ड सेक्रेटरी है, उन्होंने चलता इंटरव्यू रोक दिया, क्योंकि उनको लगा कि अर्नब गोस्वामी कसूरी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। उसकी आप वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे ISI का जो हेजेमनी है, उनका कंट्रोल है उनकी एम्बेसीज के अंदर। उन्होंने इंटरव्यू रोका कि भाई मत कीजिए, अब बहुत हो गया, ये हो गया। फिर कसूरी ने हाथ जोड़ के, इतना पावरफुल कसूरी को मैंने देखा है भाई, लास्ट टाइम यहाँ पे थे, बाय द वे मैंने उनका डिस्टर्ब किया था प्रोग्राम आया यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हिंदुस्तान में बैठ के। सर आप लोग सुनिए, दिल्ली के अंदर बैठ के वो हिंदुस्तानियों को कह रहे थे कि आप कश्मीर के ऊपर समझौता करो, नहीं तो हम ज्यादा देर तक मुजाहिदों को पाकिस्तान की सरजमीन पे रोक नहीं पाएंगे, वो आ जाएंगे। और वही उन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे जो उनको अभी तक अपीज कर रहे थे। इस कसूरी को, इतना पावरफुल होम फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का, जो सरकारों के साथ, हर पार्टीज के साथ उसका रिश्ता रहा है, उसको भी उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो जहां तक ISI का है, वो तो है पाकिस्तान में, तो मैं बार बार कहता हूं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक मुखौटा है, वहां पे मुखौटा था, पाकिस्तान को चलाता है GHQ रावलपिंडी, पाकिस्तान चलता ही वहीं से, तो जाहिर है वहां से। लेकिन आज दूसरी बात है, ये भी बताऊं, थोड़ा फर्क सर पड़ा ये है कि आजकल बाजवा बहुत जाते हैं LOC के ऊपर,
वो देखते हैं कहीं वो कांटे की तार में कोई खाली जगह तो नहीं बच गई, मोदी घुस के आ जाएगा अंदर से। ये तो मालूम है दहशत है भाजपा को वहां पे। दूसरी बात सर ये बताना चाहता हूं, जो हमने कंप्रोमाइज के बांग्लादेश के अंदर सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान की रॉ सर बहुत बड़ी एजेंसी हुआ करती थी। ये हमारी सरकारों ने, हमारा नाम नहीं लेना चाहता, हमारे प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के अंदर जितना भी रॉ का जो सेटअप था उसको बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। हमने अपने जो वहां पे जो प्रोफेशनल एजेंट्स थे उनको सर डिसोन किया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उनको कैसे पाकिस्तानियों ने उनको कैसे दरिंदगी के साथ मार दिया होगा, खत्म किया होगा। उनकी जो सबसे बड़ी मिस एडवेंचर, जो बड़ी सबसे बड़ी भूल थी जो हमारे रॉ की, जो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल की, उनको रुकू जो है वो उनसे फेलियर होगा। बाद में छोटी सी न्यूज आई थी, एक इंडियन हेलीकॉप्टर उस स्पेस के अंदर, बांग्लादेश की स्पेस के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया था। लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, कहते हैं लेट पता लग गया था, नहीं तो मुजीबुर रहमान को निकालने वाले। ये भी ऐसा सुनने में आया। तो आज की तारीख में लेकिन इस हसीनाबाद की जो सरकार है वो कितने 70 में जिन्होंने जिनोसाइड किया था वो जमातियों को आज की तारीख में 80 साल के बुड्ढों को फांसी पे चढ़ा रही है, इसका मैं मानता हूं। लेकिन वहां पे इतने सालों में वहां पे इस्लामिक जमातियों का इतना हावी है वहां पे बांग्लादेश के ऊपर कि वहां पे पाकिस्तान से ज्यादा कट्टरवादी है बांग्लादेश के अंदर, और हिंदुओं के ऊपर वहां पे जो चकमा बोध है, वहां पे जो चिटगांव एरिया में रहते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। ये मानना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत जुल्म है। लेकिन ये कहना कि इस सरकार की वजह से हो रहा, वो मैं मानता हूँ गलत है। उसको हम कंटेस्ट भी करते हैं, उसके बारे में बोलती भी है। वहां की जो इस्लामिस्ट समाज है जो इतने सालों से, उसकी वजह हसीना वाजिद ने, जबकि हम जानते हैं कि हसीना वाजिद ने भी जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं वहां पे। तीसरी बात क्या थी, हम बात कर रहे थे सर पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, क्योंकि जैसे बार बार बोलता हूँ, हिंदुस्तान ह्यूमन राइट्स का चैंपियन रहा है दुनिया भर में। अभी डॉक्टर अयूब कर रहे थे, जैसे तिब्बत की एग्जाइल हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, कब से, नेहरू के टाइम से चल रही है। और तिब्बतियों का वजूद अगर दुनिया के अंदर अभी भी है, वो इस वजह से है कि उनकी एक खासी कंसंट्रेशन हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान के लोगों ने उनको वो दिया, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने उनको वो हक दिया है। तो मैं समझता हूं कि एक कैंपेन चलानी चाहिए बलोचों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ऑफिशियल लेवल पे। मैं सोचता हर न्यूज नेशनल चैनल्स के ऊपर हमारा इसके ऊपर खाली प्रोपेगेंडा नहीं, एज ए न्यूज। करीमा बलोच का कत्ल हुआ, मैं समझता तो हमारे मेन चैनल इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहे? इसका जिक्र होना चाहिए, इसके बाद डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया, मैं समझता हूं हर चैनल को इसके बारे में बात करना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ BDS, बाइकॉट, डी इन्वेस्ट एंड सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। आप जब लोग जिनेवा जाएं, सब लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि ये बिल्कुल जायज है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया भर में माना जाता है एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल जिहाद। दुनिया में कहीं पे भी अगर आप देखें, जहां पे भी जिहादी हमले होते हैं, चाहे छोटा या बड़ा, उसमें 90% उनकी जो अगर जड़ निकालेंगे, उनके तार जोड़ेंगे, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, चाहे आइडियोलॉजिकल तौर पे या चाहे किसी उनके बैकग्राउंड के तौर पे। तो पाकिस्तान एक फिट केस है जिसके अगेंस्ट एक ऑफिशियली टेरर स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए और BDS उसके अगेंस्ट लागू होना चाहिए। हम आप लोगों के साथ है, हिंदुस्तानी अवाम आपके साथ है। जैसे मैंने बोला, ये हमारी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पाकिस्तान को तोड़ना है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, लेकिन ये हमारी सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन है इन कौमों को, सिंधियों को, पश्तूनों को और मकबूजा कश्मीर के अवाम को। ये भी मानता हूं मकबूजा कश्मीर में जब 47 में रेड हुआ तो मकबूजा कश्मीर के लोग भी उसमें मुनव्वज थे कि आज की तारीख में मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी एक भी नॉन मुस्लिम नहीं बचा, उसके अंदर मकबूजा कश्मीर के लोग भी होते। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्काउट्स ने वहां पे मेजर ब्राउन के देख रेख में गिलगित को आजाद कर पाकिस्तान का झंडा चढ़ाता है। उसके बावजूद हमारे हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन, इन मजलूम कौमों को हमने हक दिलाना है। और मकबूजा पाकिस्तान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो हिंदुस्तान का ऑफिशियल हिस्सा है। और यहां पे मैं बोलता हूं, अगर हमको कश्मीर जहाज से आजादी लेनी है तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इस जहाज का जो वॉर थिएटर है अक्रॉस LOC नहीं ले जाएंगे। और आखिरी बात है कि पाकिस्तान खाली आप समझते हैं कि दुनिया भर से उसका रिश्ता टूट गया, कोई उनको तो मुस्लिम ममालिक भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान के अगर दोस्त दुनिया भर में कहीं है अभी, मुस्लिम ममालिकों में नहीं है, वो हिंदुस्तान में बैठे हैं। लेफ्ट लिबरल उनकी दोस्ती है, और दूसरा उनका जो पेट्रन है, आका है आज की तारीख, चाइना है। जो कभी कहते थे कि पाकिस्तान को 3 इक्के संभालते हैं, A फॉर अल्लाह, A फॉर आर्मी, A फॉर अमेरिका। अब तो मैं समझता हूं कि अल्लाह भी इनकी इस मुल्क के साथ नहीं हो सकता कि जैसे मुसलमानों के साथ वहां पे जोर जबरदस्ती जुल्म हो रहा पाकिस्तान के। मैं नहीं समझता हूं कि अल्लाह पाकिस्तान के साथ। आज की तारीख में C है, चाइना है। और मैं जो समझता हूं, जितनी मुझे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की समझ है, बहुत जल्द आपने लोन की बात की सर, वो 14% क्या 14 में तो कंडीशन है
आज की तारीख में पाकिस्तान के लोग, वहां पे जो पाकिस्तान की औरतें चाइना में बिकती हैं, पाकिस्तान के चीफ से प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उसके बारे में नहीं जानना चाहता। लोग अपने लेवल पे उनकी औरतों को, अपनी बेटियों को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका जिक्र नहीं होता है। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है सर, जो एलओसी है ना, आपका एलओसी है, वो अगर हम इससे पहले कि पाकिस्तान का साथ जो हमारा एलओसी है वो एलएसी बन जाए, एलएसी बन जाए, मैं समझता हूं कि हमें इनको, खासकर बलूचिस्तान, शुरुआत हमने करने की पड़ेगी, गिलगित बल्तिस्तान और उधर से बलूचिस्तान, इनको हमें आजादी की राह दिखानी है, इनको आजादी की हमें रोशनी दिखानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत जरूरी है। थैंक यू ललित जी, आपने बहुत डिटेल में समझाया कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए और जो मजलूम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके प्रति भारत की सरकार की क्या उनके प्रति एक जिम्मेवारी बनती है। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हमारा रहा। ये हमारी तरफ से करीमा बलोच को एक होमेज था, क्योंकि हमारे भारत में आपको मालूम ही है कि बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है, और आज पूरे भारत में लोगों को ऐसा ही लगता है कि करीमा बलोच की जो किलिंग हुई है वो हमारे घर की बेटी की किलिंग हुई है। तो इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। तो ऐसे ही कार्यक्रम में दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद।